कल हम लोगों ने महत्व पढ़ा था और विचारधारा अवधारणाएं पढ़ी थी ना, और अवयव भी पढ़े थे साथ में। हम लोग उद्यमिता पढ़ेंगे इस क्लास में। उद्यमिता की 2 क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है। और आज ये तीसरी क्लास है। उन 2 क्लासों को करने के लिए आप थोड़ा सा यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हैं, क्योंकि उसमें हमारी क्लास जा चुकी है। शायद आपने देखा भी हो। देखा था? क्या नाम है आपका? जी, ठीक है शिवम जी। आज हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। कुछ नई चीज़ें डिस्कस करेंगे तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक, आशा करता हूँ जो मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस दिए थे कल आपको, आपने उन्हें भी थोड़ा बहुत करने का प्रयास किया होगा, है? किया था? ठीक है, इन पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में कि क्या क्या और आप अच्छा उत्तर उसमें कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले कि एक सेकंड रुकिएगा। उद्यमिता के सिद्धांत, क्या करना है आज हम लोगों को? उद्यमिता के सिद्धांत देखना है, ठीक है। कल हमने और आपने ये देखा कि किस प्रकार से विद्वानों ने उद्यमिता या उद्यमशीलता के संबंध में अपनी अपनी विचारधाराएं प्रकट की हैं। ठीक, कि समाज की विचारधारा क्या हो जाती है, ठीक है ना, देश परिप्रेक्ष्य, इन सब के परिदृश्य में हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था। आज हम लोग उद्यमिता के अलग अलग सिद्धांतों के बारे में जानेंगे, जिसमें सबसे पहले नंबर पर एक आता है जिसे हम लोग कहते हैं मनोवैज्ञानिकता का सिद्धांत। लिख सकते हैं आप लोग, मनोवैज्ञानिकता का सिद्धांत। आर्थिक उद्यमिता का सिद्धांत। आर्थिक उद्यमिता का सिद्धांत। इकोनॉमिकल एंटरप्रेन्योरशिप प्रिंसिपल भी हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है। फिर है अवसर आधारित सिद्धांत। अवसर आधारित सिद्धांत। एक अवसर आधारित सिद्धांत के बाद आता है सामाजिक उद्यमिता का सिद्धांत। सामाजिक उद्यमिता का सिद्धांत। और एक लिख लीजिए मानव शास्त्रीय मानव शास्त्रीय उद्यमिता का सिद्धांत। मैंने लिख रहा हूं ज्यादा, आप लोग पूरा कर लीजिएगा। मानव शास्त्रीय उद्यमिता का सिद्धांत। एक और लिख लीजिए, इसी में थोड़ा सा लंबा बन रहा है ये, संसाधन संसाधन आधारित सिद्धांत। संसाधन आधारित उद्यमिता का सिद्धांत। अब इन अलग अलग सिद्धांतों में हर एक विद्वान ने अपनी एक टिप्पणी की है, ठीक, कि संसाधन आधारित उद्यमिता के सिद्धांत में आप उद्यमिता को किस स्तर पर ले जा सकते हैं। फिर मानव शास्त्रीय सिद्धांत में कि भैया मानव के भी अध्ययन के माध्यम से, मानव की रुचि के माध्यम से, ठीक है, उसके रीति रिवाज के माध्यम से भी आप कहाँ उद्यमिता को, किस प्रकार से उद्यमिता जन्म लेती है। इसके बाद है सामाजिक उद्यमिता का सिद्धांत। ये कल हमने भी आपको विचारधारा में भी बताया था कि किस प्रकार से आपके विकास में आपके समाज का भी प्रभाव पड़ता है।
है कि नहीं? जैसा समाज होगा, जैसा क्षेत्र होगा, जैसी सोच होगी, उसी प्रकार से हम आगे बढ़ने की भी कोशिश करेंगे कि भैया हमें यहाँ पर उद्यमिता स्थापित करनी है कि नहीं करनी है, हमें सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, हमें खेती करनी है, हम जो कुछ करना चाहते हैं, हम देखते हैं ना कि समाज जिस प्रकार से है हमारे आसपास, उसी प्रकार से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। समाज के रीति रिवाज कैसे हैं, परंपरा कैसी है, ठीक है, जातिवाद, धर्म, मतलब ये सारी चीजें वहां पर आ जाती हैं। फिर अवसर आधारित सिद्धांत भी आता है कि अलग अलग अवसर कई बार होते भी हैं, कई बार बनाए भी जाते हैं। फिर एक आता है आर्थिक उद्यमिता का सिद्धांत, जो कि अलग अलग चीजों में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आर्थिक उद्यमिता के सिद्धांत को भी हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। एक आता है शास्त्रीय सिद्धांत, एक आता है नवशास्त्रीय सिद्धांत, और तीसरा आता है ऑस्ट्रियाई बाजार प्रक्रिया सिद्धांत। ऑस्ट्रियाई बाजार प्रक्रिया सिद्धांत। इन तीनों की अलग अलग थ्योरीज हैं जिन्हें हम लोग अभी आगे चल के जानेंगे। ठीक, फिर अगला आता है मनोवैज्ञानिकता का सिद्धांत, और आप सबको पता है ये सबसे बड़ा और प्रमुख निर्धारक सिद्धांतों में से एक भी है। कौन सा सिद्धांत? मनोवैज्ञानिकता का सिद्धांत। क्योंकि सबसे पहले उद्यमिता में विचार कहां पर आते हैं? मन में ही आएंगे ना। ठीक, उन्हीं को हम आगे चल के क्या करते हैं? इंप्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं, बढ़ाते हैं, उस विचार को आगे लेके जाते हैं। उस विचार को आगे ले जाके हम, ठीक है, समय भी देते हैं, पूंजी भी देते हैं, श्रम भी देते हैं, संगठन बनाते हैं, फिर जाकर उत्पाद निकाल के लाते हैं कि भैया हमारा उद्यमिता का, इसी तरह से आप देखेंगे तो क्रमवार क्या होता चला जाता है? विकास होता चला जाता है। ठीक है, जिसमें मनोवैज्ञानिकता सिद्धांत में लिखे नंबर 1 पर मैक्ले लैंड का सिद्धांत, मैक्ले लैंड का सिद्धांत। दूसरा है रॉटर का नियंत्रण के स्थान का सिद्धांत। नियंत्रण के स्थान का सिद्धांत, रॉटर। फिर अगला है क्रिया विनिमय का सिद्धांत, क्रिया विनिमय का सिद्धांत। ठीक, अब हम एक काम करते हैं, एक एक करके इन्हें अपनी कॉपी में आप लिखते चलिएगा। सबसे पहले लिखिए मनोवैज्ञानिकता का सिद्धांत। ठीक, इसे कितने भागों में बांटा हमने? 3 भागों में। कौन कौन से हो जाता है? एक मैक्लेलैंड का, दूसरा रॉटर का नियंत्रण के स्थान का सिद्धांत, और तीसरा क्या है? क्रिया विनिमय का सिद्धांत। ठीक, देखिए मनोवैज्ञानिक उद्यमिता का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक उद्यमिता का सिद्धांत देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के व्यक्तित्व, व्यक्ति के व्यक्तित्व के व्यक्ति के व्यक्तित्व के लक्षणों पर
ध्यान केंद्रित किया जाता है, के लक्षणों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। सिद्धांत सिद्धांत मत लिखिए आप लोग, यहां पे उसको हटा दीजिए। लक्षण सिद्धांतकारों के शब्दों में उद्यमशीलता क्षमता के लिए आवश्यक लक्षण जन्मजात होते हैं। पैरा चेंज करके लिखिएगा। विषय विशेषज्ञ उद्यमिता के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में विषय विशेषज्ञ के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में विश्वास करते हैं कि जो व्यक्तिगत व्यक्तित्व लक्षणों पर जोर देता है, जो व्यक्तिगत व्यक्तित्व लक्षणों पर जोर देता है, इनका मानना है कि इन्हीं गुणों के कारण उद्यमी उभर कर आते हैं। लिखिए, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के लोकप्रिय सिद्धांत। पहला लिखिए मैक्लेलैंड सिद्धांत। मैक्लेलैंड सिद्धांत। लिखिए, इस सिद्धांत का कहना है कि कोई भी उद्यमी तीन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं से निर्देशित और प्रेरित होते हैं। जैसे नंबर 1, संबंधता की आवश्यकता। संबंधता की आवश्यकता। दूसरा, शक्ति की आवश्यकता। और थर्ड पॉइंट लिखिएगा, उपलब्धि की आवश्यकता। उपलब्धि की आवश्यकता। ठीक, आप अपने आप को एक उद्यमी मान लीजिए, यहां पर मान के देखिए आप, और आप खुद सोचिए
कि क्या मैं इन तीनों चीजों को प्राप्त करने के लिए आगे नहीं बढ़ा हूं? हम जीवन में क्या चाहते हैं? आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, या किसी अन्य रूप में हो, लेकिन हम चाहते हैं, है कि नहीं, कि एक सफल उद्यमी बने, राष्ट्र भी शक्तिशाली होगा, हम भी शक्तिशाली होंगे, संस्था भी शक्तिशाली होगी, प्रोडक्ट उत्पादन भी शक्तिशाली होगा, लाभ भी, सारी चीजें शक्ति में बदलेंगे कि नहीं बदलेंगी? सारी चीजें शक्ति के रूप में परिवर्तित होंगी। तो शक्ति की भी जब आवश्यकता होती है आपके मन के अंदर, तब ये मनोवैज्ञानिकता का सिद्धांत उद्यमिता में जन्म लेता है। फिर क्या है? संबंधता का सिद्धांत, कि हमारे संबंध किससे हैं? सफलता से, असफलता से, किन चीजों पर हम ज्यादा विश्वास करते हैं। हमने कल भी आपको बताया था, ये हर एक चीज जिस पे हम आगे बढ़ते हैं, वो सबसे बड़ा क्या है? मेंटली गेम है। हम कितना मानसिक रूप से मजबूत हैं, इस पर भी निर्भर करता है कि हम कहां अपने लक्ष्यों को लेके जाना चाहते हैं और उन्हें किस हद तक में जाके प्राप्त करना चाहते हैं। ये भी तो है ना कि आपने कोई गोल बनाया है, एक उद्यमी है, एक व्यापारी है, उसने अचीवमेंट्स का गोल बनाया कि भैया हमें अपनी कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़ पहुंचाना है। वो उसके लिए हर प्रकार के प्रयास करेगा कि नहीं करेगा? जैसे आप अपने एग्जाम की तैयारी में मजबूती चाहते हैं कि 450 नंबर में हमको 380 390 तो लेके ही आना है। कोशिश यही है ना, इतनी मेहनत करनी है, इतना पेन चलाना है हमें कि किसी भी हद तक हम जाएंगे, लेकिन जब हम एग्जाम हॉल में बैठे तो हमारा, ठीक है, मन, लेखनी एक तरफ ही चलना चाहिए, अभी तो नंबर अच्छे मिलते हैं ना। मन कहीं और जा रहा है, पेन कहीं और जा रही है, तो समस्याएं उत्पन्न होती, नंबर वहां नहीं मिलते हैं। इसी प्रकार से इसका भी रिलेशन है। फिर अगला क्या है? उपलब्धि की आवश्यकता। हम सब कुछ ना कुछ अपने जीवन में अचीव करना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से उद्यमी भी आगे बढ़ता है कि भैया हमें क्या करना है? उपलब्धियां प्राप्त करनी है। वह किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, वह आर्थिक भी है, सामाजिक भी है, राजनीतिक भी है, वैश्विक भी है, घरेलू भी है, राष्ट्रीय भी है, और अन्य रूप में जिस प्रकार से आप देखना चाहें, वे सारे रूप यहां पर खुल के सामने आ जाते हैं। ठीक, क्लियर है? अब अगला है आपके पास रॉटर का नियंत्रण का सिद्धांत। इसी में रॉटर का नियंत्रण का सिद्धांत, देखिए हमारे और आपके या उद्यमी के जीवन में खासकर 2 प्रकार के नियंत्रण हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक कौन सा नियंत्रण होता है प्यारे साथियों? आंतरिक नियंत्रण होता है, और एक कैसा नियंत्रण होता है? बाह्य नियंत्रण होता है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने निर्णयों को किस नियंत्रण के आधार पर लेते हैं। आप अपने आप को नियंत्रण करके आप निर्णय लेते हैं कि बाह्य नियंत्रण से आप निर्णय लेते हैं। जैसे एक उदाहरण ले सकते हैं ना कि सुबह अगर आप उठ रहे हैं जल्दी, तो आप खुद से उठ रहे हैं कि घर वाले जब 4 बार फोन कर रहे हैं तब उठ रहे हैं? उठ ही नहीं रहे हैं, मान लेते हैं कि हम उठ रहे हैं। ठीक, तो अगर हमें बाह्य शक्तियां उठा रही हैं, बाह्य चीजें हम पे प्रभावित करके उठा रही हैं, इसका मतलब कौन सा नियंत्रण है? बाह्य नियंत्रण है। अगर आपको कलेक्टर बनने की प्रेरणा बाहर से आ रही है, मतलब यहां पर कौन सा नियंत्रण है? बाह्य नियंत्रण है। अगर मान लीजिए वो प्रेरणा आपके अंदर से आ रही है, वो क्या है फिर? आंतरिक है, कि भैया हमें सुबह उठना ही उठना है, क्योंकि कलेक्टर बनने का सपना किसने देखा है? मैंने देखा है। किसको उठना पड़ेगा? मुझे उठना पड़ेगा। तैयारी किसको करनी पड़ेगी? मुझे करनी पड़ेगी। आई बात समझ में ना? ये कौन सा नियंत्रण हो जाता है? ये आंतरिक नियंत्रण हो जाता है। इसमें भी लिखिए, 1954 में जूलियन रॉटर द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धांत का मानना है कि लोगों को उनके बीच
उनके कथित नियंत्रण के स्थान द्वारा, उनके कथित, कथित मतलब कहा हुआ, कथित नियंत्रण के स्थान द्वारा निर्देशित किया जाता है। जब नियंत्रण का स्थान, जब नियंत्रण का स्थान आंतरिक होता है तो उसे नियंत्रण का आंतरिक स्थान कहा जाता है, तो उसे नियंत्रण का आंतरिक स्थान कहा जाता है। इसके विपरीत जब इसे बाहरी समर्थन से बनाया जाता है तो इसे नियंत्रण का बाहरी स्थान कहा जाता है। ठीक, पहला चेंज करके लिखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि उद्यमी मुख्य रूप से नियंत्रण के आंतरिक स्थान द्वारा निर्देशित और प्रेरित होते हैं। ये लाइन याद रखिएगा आप लोग। आंतरिक स्थान द्वारा निर्देशित और प्रेरित होते हैं। बात समझ में आ रही ना? क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति को, ठीक है ना, अगर दशरथ मांझी ने पहाड़ तोड़ा था तो उसे किसी बाह्य व्यक्ति ने, ठीक है ना, मोटिवेट नहीं किया था, ना डायरेक्शन दिया था, उसने खुद से अंतः प्रेरणा लेके कि नहीं यार अब तो इसको छोड़ेंगे नहीं, है ना। वो प्रेरणा कहां से आती है? जब अंदर से आती है ना, तभी आप अपने आप को पूरी तरह से बदल देते हैं, उस लक्ष्य के प्रति समर्पित कर देते हैं। बात समझ में आ रही है ना? विराट कोहली अगर अपने जीवन में 360 डिग्री परिवर्तन लेके आता है, क्यों लेके आता है? कैसा मोटिवेशन आता है? इंटरनल मोटिवेशन आता है, ना कि बाह्य मोटिवेशन। आ रही बात समझ में? इसी प्रकार से उद्यमी का एक मुख्य गुण है ये कि वह कहां से प्रेरित होता है, निर्देशित होता है? आंतरिक स्थान से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिया विनिमय सिद्धांत। और कुछ पूछना है इसमें? विदाउट नहीं ना? अगला है क्रिया विनिमय सिद्धांत। नहीं यार, हाँ हाँ ठीक है, क्रिया विनिमय सिद्धांत। इसमें तीसरा था ना मनोवैज्ञानिकता में, क्रिया विनिमय सिद्धांत। देखिए इसका बहुत अच्छा उदाहरण है क्रिया विनिमय सिद्धांत का। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। ये एक्चुअल में वही कहना चाह रहा है क्रिया विनिमय सिद्धांत कि जब आप बार बार किसी एक कर्म को करेंगे ना, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके दिमाग में, जहन में हर जगह वही चढ़ के आ जाएगा। ठीक, तो लिखिए क्रिया विनिमय सिद्धांत में माइकल फ्रेज ने क्रिया विनिमय सिद्धांत को परिभाषित किया है। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार उद्यमिता
उद्यमिता योजना से संबंधित है। उद्यमिता योजना से संबंधित है। योजनापरक व्यवहार या दृष्टिकोण वाला व्यक्ति सफल होने की अधिक संभावना रखता है। इस सिद्धांत के अनुसार उद्यमियों के लिए संज्ञानात्मक क्षमता बहुत महत्वपूर्ण है। संज्ञानात्मक क्षमता बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, बहुत सामान्य शब्दों में आपको समझाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। ठीक है, ध्यान रखना है सभी साथियों को कि जब भी आप किसी भी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करते हैं फिर उसको अपने व्यवहार में लाते हैं, व्यवहार में लाने का मतलब अपने काम में उसे परिवर्तित कर देते हैं, तो फिर सफल होने की संभावना वहां पर ज्यादा होती है। जैसे आप अपने स्टडी प्लान बनाते हैं, उस स्टडी प्लान को फिर एग्जीक्यूट करते हैं, प्रैक्टिकली कर देते हैं, तो बताइए सफल होने के चांस ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे? अगर आप किसी भी विषय में खुद सोचिए कि कम से कम आपने 10 बार पढ़ा उसे, फिर उसके बाद 10 बार उसने आपने राइटिंग भी उसी सब्जेक्ट की लगाई, तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपका उत्तर अच्छा लिख के सामने आएगा कि नहीं आएगा? यही यहां पर भी कहा जा रहा है कि कोई भी उद्यमी जब योजनाबद्ध तरीके से चलता है और उस योजना में अपने आप को पूरी तरह से प्रैक्टिकली झोंक देता है कर्मों में, वही क्या है? क्रिया विनिमय सिद्धांत है। ठीक है, एक्शन रेगुलेशन थ्योरी इंग्लिश में इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्शन रेगुलेशन थ्योरी कहते हैं। चलिए अगला है आर्थिक उद्यमिता का सिद्धांत। आर्थिक उद्यमिता का सिद्धांत लिख लीजिए आप लोग। ये कितने प्रकार बताए हमने आपको? 3 प्रकार बताए हैं। ठीक है, पहला है शास्त्रीय उद्यमिता का सिद्धांत। शास्त्रीय उद्यमिता का सिद्धांत। देखिए इस सिद्धांत में सिद्धांतकारों का मानना है कि उद्यमी की भूमिका प्रतिस्पर्धी बाजार में बाजार की वस्तुओं के उत्पादन और वितरण तक ही सीमित होती है।
तक ही सीमित होती है। ठीक, पहला लिखिए इसमें, रिकार्ड का कैंटलिन सिद्धांत। रिकार्ड का कैंटलिन सिद्धांत। लेकिन इनके अनुसार उद्यमी एक जोखिम लेने वाला व्यक्ति है जो सभी विनिमयों का संचालन करता है और अपने लाभ को अधिक करने के लिए अवसरों की तलाश करने में सक्रिय भूमिका निभाता है। इनके अनुसार उद्यमी नवप्रवर्तनकारी नहीं है। ये प्रश्न पूछ भी सकता है आपसे, पैरा चेंज कर लीजिएगा। इनके अनुसार उद्यमी नवप्रवर्तनकारी नहीं है क्योंकि वे बाजार में मांग एवं आपूर्ति को नहीं बदल सकते हैं। बाजार में मांग एवं आपूर्ति को नहीं बदल सकते हैं। वे केवल बाजार में होने वाले परिवर्तनों को समझ सकते हैं जोखिम लेने की इच्छा रखते हैं और अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान हैं। अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान हैं। अब इसी में एक अगला आता है सुम्पीटर का नवाचार सिद्धांत। सुम्पीटर का नवाचार सिद्धांत। देखिए, सुम्पीटर ने जोर देकर कहा है कि उद्यमशीलता, रचनात्मकता, एक उद्यमी के विशिष्ट कार्य क्षेत्र के, ऐसे लिखिए, एक उद्यमी के विशिष्ट कार्य क्षेत्र के पथ का प्रमुख चालक है।
इनके अनुसार नवाचार के कई माध्यम हैं। नंबर 1, नई सेवा या नया विशिष्ट उत्पाद। नंबर 2, नए बाजार की तलाश। नए ग्राहकों का सृजन। नए ग्राहकों का सृजन। उत्पाद या सेवा, उत्पाद या सेवा के उत्पादन के लिए नई विशिष्ट प्रक्रिया, मतलब नया टेक्निक पैदा कर लेना, इजाद कर लेना, नई प्रोसेस लेके आना, नई टेक्नोलॉजी लेके आना बाजार में। नए संसाधनों की खोज करना। मतलब इनका अगर आप समझ गए होंगे ना, तो सुम्पीटर भाई साहब नवाचार के एक बहुत बड़े प्रवर्तकों में से एक हैं, जो नवाचार को, ठीक है ना, ये कहते हैं कि उद्यमी क्या है, नव प्रवर्तक है, जो नई नई चीजों को बाजार में लेके आता है। और आप देखेंगे तो सुम्पीटर की ये परिभाषा देश विदेश में अच्छी खासी मान्य भी रहती है, क्योंकि सुम्पीटर उद्यमी को या उद्यमशीलता को एक नव प्रवर्तनकारी रूप में मानते हैं कि नया बाजार लेके आता है, नए ग्राहक ढूंढता है, नए उत्पादन की नई नई विशिष्ट स्पेशल प्रक्रिया लेके आता है, नए संसाधन खोजता है, नए आयाम तलाशता है, मूल्य वृद्धि में कमी करता है, लाभ को भी कमाता है, संगठन को भी बनाता है। तो ये याद रखिएगा सुम्पीटर भाई, क्योंकि पूछ सकता है कि सुम्पीटर का शास्त्रीय सिद्धांत बताइए। 2 नंबर में पूछ लिया, 20 शब्दों में आप बड़े आराम से लिख के चले आओगे, है कि नहीं। इसी पे उसका इनके पहले अपन ने जो पढ़ा था, क्या नाम था उनका, कैटलर का नाम है ना। इनका सिद्धांत भी आपसे पूछ सकता है। ठीक, अब लिखिए उद्यमिता का नवशास्त्रीय सिद्धांत। इसमें नवशास्त्रीय सिद्धांत, नियो क्लासिकल थ्योरी। ठीक, ये थोड़ा सा शास्त्रीय सिद्धांत कैसा है, परंपरागत तरीके से। फिर अगला है नया, लिखिए नवशास्त्रीय सिद्धांतकारों ने यह प्रस्तावित किया है कि घटती सीमांत उपयोगिता के साथ आर्थिक जुड़ाव में विनिमय की भूमिका उद्यमशीलता की भूमिका के लिए संभावनाएं पैदा करती है।
देखिए, सीमांत उपयोगिता अगर आप देखेंगे ना, तो सीमांत उपयोगिता का सिंपल सा मतलब ये होता है कि ग्राहक अपने उपयोग के लिए किस हद तक वस्तु को खरीदने के लिए तैयार है। मतलब अगर मान लीजिए मैं आपके सामने 10 किलो चावल रख रहा हूं, तो आप उस 10 किलो चावल में कितनी मात्रा में आप अपनी संतुष्टि प्राप्त कर लेंगे? 1 किलो लेंगे, 1 पाव लेंगे, 2 किलो लेंगे, 5 किलो लेंगे। ठीक, ये कौन सी उपयोगिता कहलाती है? सीमांत उपयोगिता कहलाती है। लेकिन आप जब 10 का 10 किलो ले लेंगे तो ये क्या हो जाती है? कुल उपयोगिता हो जाती है। क्या हो जाती है? कुल उपयोगिता हो जाती है। तो बेसिक अंतर आप समझिएगा। ठीक है, मतलब जहां पर ग्राहक, ठीक है, अपनी आवश्यकताओं को जिस निर्धारित वस्तु में या जिस निर्धारित मापतौल में अपनी संतुष्टि कर लेता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? अब थ्योरी को एक बार फिर पढ़ो तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा कि क्या कहा जा रहा है इनके द्वारा। ठीक, घटती सीमांत उपयोगिता के साथ आर्थिक जुड़ाव की विनिमय की, विनिमय मतलब क्या होता है? लेन देन, खरीदना बेचना। ठीक, उसमें फिर किसकी भूमिका आ जाती है? उद्यमिता की। भैया हम नए आयाम लेके आएंगे, नया बाजार लेके आएंगे, ठीक है, नया उत्पाद लेके आएंगे, फिर देखते हैं सीमांत उपयोगिता कैसे कम होती है, उसको हम लेकर कहां जाएंगे? आगे लेके जाएंगे, है कि नहीं? जैसे हमने आपको फर्स्ट डे भी बताया था कि उद्यमिता के माध्यम से उद्यमी हमको नई चीजें खुद दे देता है, नए बाजार उत्पादित कर देता है, नई आवश्यकताएं दे देता है कि नहीं भैया इसको तो करना ही पड़ेगा आपको, है कि नहीं? देखिए, एक होती है बेसिक नीड्स की चीजें, रोटी कपड़ा और मकान। इसके बाद फिर बाकी चीजें क्या है? यहीं से निकल के आई ना। जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बनती चली गई, क्योंकि पहले आवश्यकताओं को पैदा किया गया, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है ना। जैसे जैसे आवश्यकता हुई वैसे वैसे नए नए आविष्कार होते चले गए। एक वर्तमान में हम सब अलग अलग गैजेट से कितने ज्यादा घिरे हुए हैं। ये सब क्या है? आवश्यकताएं ही तो थी। ठीक, आगे लिखिए अब। उद्यमिता का आशियाई बाजार का सिद्धांत। आस्ट्रियाई बाजार का सिद्धांत। देखिए, इस सिद्धांत में उद्यमियों की अर्थव्यवस्था के बारे में, उनकी सूचना, समझ और ज्ञान के आधार पर उनके कार्यों पर केंद्रित है। ज्ञान के आधार पर उनके कार्यों पर केंद्रित है। इस सिद्धांत के अनुसार उद्यमी लाभ कमाने के लिए बाजार में होने वाले परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया देते हैं। इस सिद्धांत में उद्यमी इस सिद्धांत में उद्यमी उत्पाद अनुसंधान और विकास पर जोर देते हैं। और अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए
तकनीकी नवाचार लाते हैं। देखिए, इसे आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं कि अब जब हम ऑस्ट्रियन की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रिया की बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये किसी विकसित डेवलप्ड कंट्री की बात चल रही है कि नहीं। और जब वहाँ के व्यक्ति वहाँ के उद्यमी के अनुसार जब बता रहा है, उसका पूरा फोकस कहाँ पर होगा? लाभ पर होगा। जब लाभ पर पूरा फोकस होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि बाजार की हर एक एक्टिविटीज पर अपना पूरा ध्यान रखता होगा। देखिए, इसको पढ़ने के ना बड़े आसान तरीके हैं। लाभ को पकड़ लीजिए। लाभ को पकड़ना है तो सीधे आपको कहां जाना पड़ेगा? बाजार में जाना पड़ेगा। बाजार में क्या रहता है? उत्पाद, प्रोडक्ट रहते हैं। फिर उस प्रोडक्ट को नए तरीके से उसमें शोध करना, रिसर्च करना, ठीक है, और फिर उसमें नई नई टेक्नोलॉजी लाके अपने लाभ को लगातार बढ़ाते चला जाना। ये किसके है? किसका है? ऑस्ट्रियाई बाजार का सिद्धांत। क्लियर है ना कि पूरा का पूरा केंद्र कहां पर जमा के रखा अपना? मार्केट के अंदर। कहां पर? मार्केट के अंदर। कि मार्केट जा किधर रहा है, कर क्या रहा है, कितने परिवर्तन हो रहे हैं, उसके अनुसार वह अपनी दिशा निर्देश को क्या करता रहता है? बदलता रहता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं अवसर आधारित उद्यमिता का सिद्धांत। ये वाली अवसर आधारित उद्यमिता का सिद्धांत। लिखिए, इस सिद्धांत के अनुसार उद्यमी नई संभावनाओं और समस्याओं की तलाश में रहते हैं, क्योंकि जब समस्या होगी तभी तो समाधान ढूंढ के लाएंगे ना। नई संभावनाओं और समस्याओं की तलाश में रहते हैं, जिन्हें विद्यमान समाधान की तुलना में, विद्यमान समाधान की तुलना में, विद्यमान का मतलब जो प्रेजेंट में अवेलेबल है, समाधान की तुलना में नए या बेहतर समाधान के लिए प्रेरित रहते हैं। किसी भी अवसर की पहचान के बाद, किसी भी अवसर की पहचान के बाद उद्यमी संसाधनों और क्षमताओं तक पहुंच के आधार पर समाधान के साथ प्रतिक्रिया करता है। पैरा चेंज करके लिखिएगा, अवसर आधारित सिद्धांत एक उद्यमी बनने और उसके निर्धारकों की व्याख्या करने के लिए शोधकर्ताओं को एक विशिष्ट स्थान देता है, एक विशिष्ट स्थान देता है।
अगला लिखिए सामाजिक उद्यमिता का सिद्धांत। सामाजिक उद्यमिता का सिद्धांत। देखिए समाजशास्त्रियों के अनुसार उद्यमिता का जन्म विशिष्ट सामाजिक संस्कृति से होता है। क्योंकि सामाजिक कारक ही उद्यमिता को अवसर देते हैं। पैरा चेंज करके लिखिएगा। समाजशास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार, समाजशास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अनुमोदन, सांस्कृतिक मूल्य, परंपराएं, समूह एवं समाज आदि उद्यमिता के जन्म एवं विकास के लिए उत्तरदायी हैं। अब बताइए इसमें कोई डाउट? विदाउट? पटेल जी ठीक क्लियर है? इस समाज के जो कारक हैं हमने आपको पहले भी बताया है, ठीक है ना। समाज की अनुमोदन का मतलब होता है स्वीकृति। आप लोग पढ़ते हैं ना पॉलिटी में, अनुमोदन ठीक क्या है? स्वीकृति। समाज में लोग कैसे हैं, उनका बिहेवियर क्या है, उनकी मांग क्या है, आपूर्ति क्या है, क्षेत्र कैसा है, ये फैक्टर भी हमें उद्यमी बनाने में, समस्याओं को खोजने में, समस्याओं के नए समाधान ढूंढने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, चलिए फिर आगे लिखिए। मानव शास्त्रीय उद्यमिता का सिद्धांत। मानव शास्त्रीय उद्यमिता का सिद्धांत। देखिए हम सब मानव हैं, है कि नहीं है? हमारे अपने रीति रिवाज हैं, है कि नहीं है? अब आप सोचो चाइना में बैठे हुए किसी एंटरप्रेन्योरशिप के दिमाग में आया कि भैया आर्टिफिशियल रंगोली बनाई जा सकती है, आर्टिफिशियल दिया बनाए जा सकते हैं। उनके यहाँ थोड़े दीपावली मनाते हैं। दीपावली कहाँ मनाते हैं? भारत में। लेकिन प्रोडक्ट कौन तैयार कर रहा है? चाइना वाला तैयार कर रहा है। सोचिए होली में रंग तक फर्जी आने लगे हैं, आर्टिफिशियल आने लगे हैं। कौन बना के दे रहा है? वही हमें बना के दे रहे हैं। तो किसी न किसी दिमाग की उपज होगी ना। तो याद रखना है हम सब मानव के जो रीति रिवाज हैं, ठीक है ना, हमारी जो पहचान है, विश्वास है, संस्कृति है, त्योहार है, इनके माध्यम से भी हम उद्यमी जन्म देते हैं, उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जितनी भी प्रक्रियाएं बाजार में हो रही हैं वो मनुष्य के इर्द गिर्द ही ना हो रही हैं। हमारे जन्म से लेके कफन तक की तैयारी बाजार में है। हर प्रकार का प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं है? कहाँ मिलता है?
बाजार में? हम सब कहां खड़े हैं? कहां हैं हम लोग? बाजार में ही है ना। देखिए, भले बुरा लग जाए अंदर से, लेकिन अगर आप जब सोचोगे ना डीपली जाके, तो हम कहां खड़े हैं? बाजार में ही खड़े हैं ना। ठीक, तो लिखिए इसमें, लिखिए मानव शास्त्रीय एक समुदाय के रीति रिवाजों, मूल और विश्वासों जैसी संस्कृति की भूमिका पर जोर देते हैं। यहां सांस्कृतिक उद्यमिता मॉडल पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। पैरा चेंज करके लिखिएगा, संस्कृति सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और पारिस्थितिक पारिस्थितिक कारकों सहित कई आयाम हैं। जो उद्यमशीलता के विचार को अधिक प्रभावित करते हैं। अब लिखिए, संसाधन आधारित उद्यमिता का सिद्धांत। अंतिम है, संसाधन आधारित उद्यमिता का सिद्धांत। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार आवश्यक संसाधन जुटाने की क्षमता उद्यमियों को अवसर दोहन करने और समस्याओं का समाधान खोजने में सक्षम बनाती हैं। समाधान खोजने में सक्षम बनाती हैं। पैराचंद करके लिखिएगा, संसाधन की आवश्यकता उद्यमी के द्वारा
अपनाए गए व्यावसायिक मॉडल पर, अपनाए गए व्यावसायिक मॉडल पर क्या लिखा, पूरा लाइन क्या है, निर्भर करती है, निर्भर करती है। इस लाइन में आप समझ जाएंगे ना कि उद्यमी ने जिस व्यवसायिक मॉडल को अपनाया होगा उसी प्रकार से उसको संसाधनों की भी आवश्यकता पड़ेगी, है कि नहीं। अगर आपने दूध व्यापार के लिए दूध उद्यमी बनने का सोचा है तो आपको दुग्ध से संबंधित लोग ही उसी प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी ना। ठीक है, आप तकनीकी में जाएंगे तो किस प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी, तकनीकी संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, आप कोई नया काम करने जा रहे हैं जहां पर लोगों की ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, वहां पर किस प्रकार का रिसोर्स चाहिए आपको, मानव संसाधन चाहिए होगा आपको। इस प्रकार से आप देखेंगे कि जिस प्रकार का आपका व्यवसायिक मॉडल होगा उद्यमी का, उसी प्रकार से उसको संसाधनों की आवश्यकता होती है। आ रही बात समझ में। जैसे अगर मैं क्रिकेट के लिए नए उद्यमी तलाश रहा हूं तो मुझे कौन चाहिए होगा, खिलाड़ी चाहिए होगा या खेल से संबंधित लोग चाहिए होंगे। ठीक है, कि कहीं से भी उठा के ले आऊं, ऐसा नहीं हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में उद्यम स्थापित करना है तो शिक्षित लोग चाहिए होगा। ठीक है, हमें किसी प्रकार के उत्पादन के लिए चाहिए होगा तो हमें कौन सा वर्ग चाहिए, श्रमिक वर्ग चाहिए होगा। तो जिस प्रकार की व्यापारिक इकाई होगी, उद्यमशीलता होगी, उसी प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता हमें यहां पर पड़ती है। उसी को क्या कहा गया है, संसाधन आधारित उद्यमशीलता का सिद्धांत। अब बताइए, इन सिद्धांतों में किसी प्रकार का डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। जल्दी से हम लोगों को उद्यमशीलता के लक्षण लिखना है, जल्दी जल्दी लिखना है। देखिए, इन शब्दों पे हमने कई बार चर्चा कर ली है। ठीक है, सिर्फ मैं आपको बताता चलूंगा। लिखिए उद्यमिता के लक्षण। नंबर 1 लिखिए नवाचार, मतलब जहां पर नए नए विचार जन्म लेते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, नवाचार कहते हैं। अगला है जोखिम वहन करना, यानी कि जब आप नवाचार उद्यमशीलता में डालने जाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके अंदर साहस होगा क्या लेने का, जोखिम लेने का, क्योंकि पूंजी भी लगानी है, श्रम भी लगाना है। ठीक है, संसाधन कच्चा माल भी लेके आना है। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर सारी चीजें लगेंगी, तो क्या है, जोखिम वहन करने की आपके पास क्षमता भी होनी चाहिए। फिर अवसर खोजने की प्रक्रिया, एक अगला लिखिए उपक्रम की स्थापना, उपक्रम की स्थापना व संचालन, पेशेवर क्रिया, क्योंकि आप सबको पता है कि जब तक एक उद्यमी सफल होने के लिए प्रोफेशनल नहीं होगा तब तक वह सफल किसी प्रकार से नहीं हो सकता है। यानी कि आपने अगर व्यापार खोला है तो भैया अगर सुबह 8 बजे का समय है तो आपको अपना काम सुबह 8 बजे ही करना पड़ेगा। पूरी तरह से आपको प्रोफेशनल रहना पड़ेगा, उसके नियम पे, उसके कानून पे, उत्पादन पर, गुणवत्ता पर, आ रही बात समझ में, लेन देन पर आपको पूरी तरह से टोटली प्रोफेशनल रहना पड़ेगा। आपको अपने लाभ का, हानि का, खर्च का हिसाब किताब भी रखना पड़ेगा। उसी को एक्चुअल में क्या कहा जाता है, पेशेवर क्रिया, यानी प्रोफेशनल वर्क है ये। किसान कभी प्रोफेशनल नहीं होता है, देखा कभी आपने, कितना बीज थोड़ा बहुत हिसाब लिख ले तो लिख ले, वरना नहीं लिखता वो। लेकिन व्यापारी को आप देखेंगे तो वह अपने कार्य के प्रति पूरी तरह से प्रोफेशनल होता है। ठीक, ध्यान रखना है। इसी में लिखिए यह व्यक्तिगत लक्षण नहीं, यह व्यक्तिगत लक्षण नहीं, व्यक्तिगत लक्षण नहीं, वरन एक आचरण है। कौन, उद्यमिता। बच्चों, उद्यमिता
ये कोई व्यक्तिगत लक्षण नहीं है, ये बल्कि क्या है, आचरण है। मतलब आपके व्यवहार में ही ये चीज आ जाती है कि भैया हमें ये कार्य करना है कि नहीं। किसी भी व्यापारी को अगर आप देखेंगे ना तो 24 आवर्स व्यापारी होता है कि नहीं होता है। जैसे मोदी जी 24 आवर पॉलिटिशियन है, ठीक, 24 घंटे एक ही मोड में रहते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, रहते हैं कि नहीं रहते हैं। इसी प्रकार से जो भी आप, जैसे आप पीएससी वाले हैं, 24 आप एक ही मोड में रहते हैं। ये वाला पेपर, वो वाला पेपर, प्री मेंस इंटरव्यू, ये सब चलता रहता है नहीं चलता रहता दिमाग में, याद रखना। फिर रखिए उद्यमिता। उद्यमिता वातावरण की उपज है। किसकी उपज है, वातावरण की। हमने आपको बताया कि आपका समाज कैसा है, आपका देश कैसा है, आपके यहाँ के लोग कैसे हैं, क्षेत्रीयता कैसी है, विकसित राष्ट्र है, विकासशील राष्ट्र है, अल्प विकसित राष्ट्र है, उसी प्रकार से आपके यहाँ उद्यमशीलता को पैदा करता है। चर्चा की है कि नहीं की आपने, इसका लक्षण भी हो जाता है। फिर लिखिए कम जोखिम। कम जोखिम। अब आप बोलेंगे कि सर आपने कहा वहां पे जोखिम वहन करना, अब यहां पे कह रहे हैं आप कम जोखिम। कम जोखिम से मतलब क्या होता है, देखिए उद्यमशील जो व्यक्ति होता है, पढ़ा लिखा होता है, समझदार होता है, उद्यमी होता है कि नहीं होता है, वो जानता है कि कितना रिस्क लेना है, हमें कैलकुलेटिव रिस्क लेता है, इसलिए एक कम जोखिम वाला भी काम है। आ रही बात समझ में ना। जब वो सारे अवसर पहचान लेता है, जब समस्या के समाधान खोज लेता है, तभी तो इस व्यापारिक प्रक्रिया में जाता है ना। ठीक, इस बात को भी आपको दिमाग में अपने रखना है कि अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया कि क्या उद्यमशीलता कम जोखिम वाला कार्य है, तो बता देना हाँ भैया है। किस प्रकार से है, जब आप किसी चीज को व्यवस्थित तरीके से करते हैं तो। ठीक, फिर लिखिए उद्यमिता एक व्यवहार है। एक लिखिए परिवर्तन का परिणाम है। अगला परिवर्तन का परिणाम है। और एक और लास्ट लिख लीजिए, उद्यमिता स्वाभाविक नहीं। उद्यमिता स्वाभाविक नहीं, वरन एक अर्जित क्रिया है। मतलब समझ में आया। स्वाभाविक मतलब ये नेचुरली क्रिया नहीं है क्या, बोले यार वो तो नेचुरली ही ऐसा था, नहीं। आप लगातार अभ्यास करके इस चीज में क्या हो जाते हैं, अभ्यस्त हो जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि जो नया एक उद्यमी होता है, वह लगातार नए नए विचार लेके आता है, नए नए उत्पाद लेके आता है, और लगातार अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में संभावनाओं को प्रदर्शित करता रहता है। आ रही बात समझ में। ठीक, इसीलिए कहा गया है कि उद्यमशीलता स्वाभाविक नहीं है, वरन क्या है, एक, हाँ जी, अर्जित किया है। क्लियर यहां तक, कोई डाउट। फिर उद्यमिता एक व्यवहार है, प्रैक्टिकल है भैया, ठीक है, कोई थ्योरी नहीं है, कल्पना नहीं है, बल्कि क्या है, व्यवहार है, जो हमारे और आपके जीवन में अवतरित होती है। फिर अगला क्या था, परिवर्तन का परिणाम है। उद्यमिता परिवर्तन का परिणाम है। समझो कैसे। तो नई नई चीजें आती हैं, जैसे कोविड आया, परिवर्तन हुआ हमारे जीवन में, दैनिकचर्या में, हुआ कि नहीं हुआ। तो परिवर्तन के हिसाब से नई नई नए नए उद्यमी आए, नई संभावनाएं लेके आए, तो उसका नया परिणाम हमें देखने को मिला कि नहीं मिला। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो उद्यमिता क्या है, परिवर्तनों का परिणाम। हरी बात समझ में। ठीक, आपके यहाँ बाढ़ आती है तो स्वाभाविक सी बात है, बाढ़ से संबंधित रोधक चीजें आपके यहाँ पर लाई जाती हैं। ठीक है, गर्मी ज्यादा पड़ रही है, एसी लाया बनाया गया, पंखे लाए गए। ठीक, तो किसका परिणाम है ये, परिवर्तन का परिणाम है। आ रही बात समझ में। ठीक, चलिए कोई डाउट यहां से अब। परिवर्तन का है, हाँ
बिल्कुल आ सकता है। आज बताइए, सबसे पहले जिसने बल्ब बनाने का कोशिश की होगी, परिवर्तन लाया कि नहीं लाया? है? क्रांति ला दी दुनिया में। ग्राहम बेल ने जब सबसे पहले फोन बनाया होगा तो हम बात सोच सकते थे कभी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर, है, कोसों दूर बैठा व्यक्ति है, आज एक क्लिक में सारी चीजें हो जाती हैं, हो जाती कि नहीं हो जाती हैं? तो भैया, उद्यमिता के माध्यम से भी आप समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। आज जो तकनीकी परिवर्तनों के कारण आप देखें जीवन कितना आसान हो गया है, हो गया, दुनिया एक आंगन बन गई है भाई साहब, एक गांव हो गया है। अमेरिका जाना है यार, रुक जाओ, 16 घंटे में पहुंच जाएंगे, 18 घंटे में पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच जाएंगे, क्यों? क्योंकि हमने तकनीकी को विस्तार दिया। और आज देखिए उसी का परिवर्तन ही परिणाम में परिवर्तित हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। सारी चीजें आपके सामने हैं, ठीक है। जो भी एक नया विचार आया है, साइकिल बनाने वाले ने कुछ तो सोचा होगा पहले, दूरी को कम करने के लिए, फिर मोटर वाहन बनाने वाले ने, फिर कार बनाने वाले ने, ट्रेन बनाने वाले ने, फिर हवाई जहाज बनाने वाले ने, इन सब ने क्या किया है? परिवर्तन ही किया है। आप देखेंगे जितने भी उद्यमी हैं, छोटा हो बड़ा हो, वो अपने हिस्से का परिवर्तन लेके ही आया है, अगर वह थोड़ा सा भी सफल रहा है तो, ठीक। तो